गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? सर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड सिमेट्री एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अच्छा, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो गया। सो कोवेलेंट बॉन्ड में जो मेजर थ्योरीज था, एक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक था VSEPR थ्योरी, एक था हाइब्रिडाइजेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एमओटी। तो ये सारे डिस्कस हो चुका है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा रूल हुआ? यस, Pajan's rule. Pajan's rule, which explains सर आप बोले थे बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बाद याद दिलाना। So which explains or compares the covalent character। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर कौन ज्यादा कोवेलेंट है, मतलब 3-4 मॉलिक्यूल दिया होगा, इनमें से कोवेलेंट ज्यादा कौन, ये जो है पाजन्स रूल में एक्सप्लेन होता है। तो ऐसे देखा जाए तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है और कोई भी मॉलिक्यूल प्योरली आयनिक नहीं होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सो कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to the polarization, which is inversely proportional to size of cation, directly proportional to size of anion, directly proportional to magnitude of charge, and also directly proportional to pseudo inert gas configuration. And this last factor is the dominating factor of all. Dominating factor of all. So क्या होता है ये पोलराइजेशन, कैसे हम पता कर सकते हैं? ये इसका कंसेप्ट बाकी एज ए डेटा याद रख सकते हो, और याद रख लोगे तब जाके ये कंपेयर करने में तुम्हें इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो सब लोग। तो जैसे यहाँ पे एक मिनट में कैमरा चेक करने दो। सो अगर मैं यहाँ पे एक एटम लिया, ध्यान से देखो, एक एटम ए लिया है ना, और एक एटम बी लिया, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनो इस बात को, 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। स्मॉलर एटम कटायन, अगर मैंने इसको कटायन ले रहा हूं, अगर एक कटायन ले रहा हूं और इसको मैं अनायन ले रहा हूं, 4 पॉसिबिलिटी है बेटा। ये स्मॉल, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये भी स्मॉल, देन ये लार्ज, ये लार्ज, देन ये लार्ज, ये स्मॉल। तो अगर ये छोटा कटायन हुआ तो इसका न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा, न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा, मोर न्यूक्लियर पूल, क्योंकि न्यूक्लियर पूल जो होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना छोटा एटम होगा उसका न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जितना बड़ा एटम हो जाएगा बेटा तो न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे ऑर्बिट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्बिट के रहते हुए क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से उसका जो पावर है, पावर ऑफ पुलिंग, पावर ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाएगा। सो न्यूक्लियर पूल हमेशा छोटा एटम का ज्यादा रहता है, बड़ा एटम का कम। तो अभी क्योंकि ये एटम को मैंने छोटा लिया,
ये क्या करेगा, इस बड़ा एटम को बहुत जोर से खींचेगा। जब खींचा तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये ऐसे रहा बेटा, और ये बी जो है ये अभी इसका जिस पार्ट को ये खींच रहा है ये हो जाएगा अभी एलोंगेट, ये बी अगेन ये ए, तो ये एलोंगेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस एटम जो है ये जो पार्ट है ये बहुत स्मॉल साइज का है। अगर स्मॉल साइज का होगा तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, तो ज्यादा पुल करेगा, करने से क्या होगा, ये इस पे एलोंगेट हो जाएगा। जब एलोंगेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए और बी के बीच में बेटा ओवरलैपिंग हो जाएगा, ए और बी के बीच में, तो ये ए एंड बी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो अगर ये छोटा एटम है तो इसका मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे काम करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर 2 पॉइंट काम करने वाला है। एक तो ये जो खींच रहा है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और जो खींचे हुए आ रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, है ना। जो खींच रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और जो इसको खींचे हुए आ रहा है उसको हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। तो अगर ये एटम छोटा होगा खींचने वाला, तो अगर एटम छोटा होगा तो इसीलिए उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, ज्यादा जोर से खींचे। अगर ये एटम छोटा होता, सोचो ये छोटा होता, छोटा होने से अल्टीमेटली खींच किसको रहा है, अल्टीमेटली ये किसको खींच रहा है, देख लो इसका जो न्यूक्लियस इसका जो इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहा है, इसका जो न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहा है। अगर इसका साइज सोचो छोटा होता, हम तो बड़ा ही लिए, सोचो ये अगर छोटा होता तो ये इसके छोटा होने से न्यूक्लियस भी पावरफुल होता, तो अपना इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के रखता है ना, और किसी से अट्रैक्ट होने नहीं देता। ये बड़ा एटम है इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना न्यूक्लियस का कंट्रोल कम है, इसलिए दूसरा कोई मॉलिक्यूल और दूसरा कोई एटम उसको खींचा, सो दैट वो खींचा हुआ चला गया। तो ये छोटा होना जितना जरूरी है ये बड़ा होना उतना ही जरूरी है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें फाजानसूल का, ध्यान से सुनो, स्मॉल इज द साइज ऑफ cation and large is the size of anion, large is the size of anion, more is the कोवैलेंट कैरेक्टर। जहां पे कटायन छोटा हो और अनायन बड़ा हो उस केस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि कटायन छोटा होने से न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अनायन बड़ा होने से इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल कम होगा, सो दैट इट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस ए, सो दैट दिस विल बी एलोंगेटेड। जब तक ये एलोंगेट नहीं होगा तो ओवरलैप करेगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस ऑल ऑफ यू, क्या यहाँ तक सबको? किसी को कुछ भी अगर डाउट है देन यू कैन आस्क मी बिफोर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। तुम्हें पूरा क्लियर होना चाहिए बेटा, ये तब जाके स्क्रीनशॉट लोगे। अनदर वन पॉइंट व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड इट, दैट इज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं बताऊंगा। उसको छोड़ के बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इनका एक आके और एक के ऊपर ओवरलैप करता है, और ओवरलैपिंग करने के लिए एक का खींचने का पावर स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर पुल, दैट इज आल्सो नोन एज पोलराइजेशन। एंड फॉर दैट पोलराइजेशन और न्यूक्लियर पुल द एटॉमिक साइज शुड बी लेस। बोला मैं, जितना छोटा एटम होगा उसका पावर, पुलिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। अगर ये खींच रहा है, ये भी तो जरूरी है कि जो खींचे हुए एलेंगेट होके आने वाला है वो भी तो मतलब इजीली आ जाए। तो इसके लिए हमें ये इलेक्ट्रॉन को ही खींचना है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से तुम बोलोगे सर ये एटम कैसे एलोंगेट हो गया? एटम का साइज बेटा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से आता है। इलेक्ट्रॉन एक पाथ में मूवमेंट कर रहा है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपना पाथ बदल देगा, तो एटम का साइज बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं कोई फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, इमेजिनरी पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो सोचो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा था सर्कुलर पाथ में, जब इसका ये जो, और ये दो चीज है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो खींचे हुए जाने वाला वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर पावर जो है बहुत कम, तो वो अच्छे से खींचे हुए जा सकता है। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा जोर से खींच सकता है, तो खींचने वाला का साइज छोटा होना चाहिए, सो दैट द न्यूक्लियर पुल विल बी मोर।
और जो खींचे हुए जा रहा है उसका साइज बड़ा होना चाहिए ताकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना न्यूक्लियस का जो है पावर कम और कंट्रोल कम हो, ताकि वो खींचे नहीं चला जाए। एक ये ऐसा ऐसे घूम रहा था, जब ये खींच लिया उसको तो ये अभी ऐसे ऐसे नहीं घूम के, ये ऐसे करके जब इसके नजदीक एरिया में आएगा, है ना, तो ऐसे से घूम रहा था, जब नजदीक एरिया में आएगा थोड़ा उसकी तरफ जाके ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे। तो फाइनली इट विल बी ओवरलैप्ड, इट विल बी ओवरलैप्ड विद दैट स्मॉलर एटम और कटायन, so that in between A and V a covalent bond is formed. So इस थ्योरी का, और इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। यू कैन राइट इन योर कॉपी, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, दिस इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। और अगर तुम डायरेक्टली डेटा के हिसाब से देखना चाहते हो तो स्मॉल इज द साइज ऑफ कटायन, लार्ज इज द साइज ऑफ आयन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड ये जो है बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज ऑफ cation इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ anion डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बताया जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। यस ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड से यस, देन आई कैन इरेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अभी एक बार इस पॉइंट्स को देख लो। तो क्या क्या तुम्हें मेजर पॉइंट जो ब्लू मार्कर में लिखा मैं डेफिनेशन, वो मेजर पार्ट है बेटा, उसको दिमाग में ये रहना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल, है ना। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके हम इसके ऊपर मेजर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है ना। तो स्मॉल इज द साइज ऑफ कटायन एंड लार्ज इज द साइज ऑफ आयन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अब इरेज करते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाजन्स रूल इज नॉट इन योर एनसीईआरटी और नॉट इज इन योर स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल में जो एग्जाम्स होंगे इसमें ये क्वेश्चन फाजन्स रूल रिटन नहीं आने वाला है, ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए होगा। तो देखो नेक्स्ट, तो इसके ऊपर जो कैसे क्वेश्चन आता है वो देखो। सो जैसे मैंने लिखा, फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग्स। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, find out the decreasing order of covalent character of the following। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा बेटा LiCl, NaCl, then KCl, then CHCl। कौन मुझे बताएगा? जो थ्योरी मैंने बोला अगर तुम समझे होंगे तो बना दोगे। Sir, LiCl more than NaCl more than KCl more than CHCl. मतलब ABCD, you are saying the answer is ABCD? Yes. Yes. Okay. One student has given this answer. Any other answer? Yes, all of you. Sorry sir, ये increasing order में उसका opposite होगा। तो ये तेरा आंसर नहीं है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा हूँ, तो बता क्या होगा आंसर। हाँ तो सर D is more than C is more than B is more than A, उल्टा। Okay. Any other answer बेटा? सौरदेव? ये सर थोड़ा सर सोचने के लिए टाइम चाहिए। वंशिका, वंशिका आंसर बता बेटा। वंशिका रेस्टोरेंट। सत्यरंजन? सर DCBA। DCBE है। श्रेयश्री, श्रेयश्री रेस्टोरेंट। सर थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। ओके। सुश्री? सर ट्राई। मिनाली, मिनाली रेस्टोरेंट बेटा। मिनाली? आयुषा रेस्टोरेंट, आयुषा?
यस सर। व्हाट इज योर आंसर? सर थोड़ा सा। सर ABCD होगा। एबीसीडी होगा? यस सर, अब फिर ठीक बोल के गलत बोल दिया ABCD फिर से। हाँ बेटा, एबीसीडी होगा ABCD सर। सारादीप कुछ बोल रहा है, बोल। सर ABCD। एबीसीडी। सब लोग देखें, जितना तुम सोच रहे हो जितना डिफिकल्ट है उतना डिफिकल्ट है ही नहीं क्वेश्चन। तुम्हारे दिमाग में ये तो है ही, स्मॉल इज द साइज ऑफ कटायन, लार्ज इज द साइज ऑफ अनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ पे पहले कटायन कौन है अनायन कौन है वो तो देख ले। कटायन कौन है अनायन कौन है ये तो देख ले पहले, क्योंकि तो जब कभी भी तुम कंपेयर करोगे, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, जब कभी भी कोई दो चीज के बीच में या तो तीन चार चीज के बीच में तुम कंपेयर करोगे तो उनमें से जो फैक्टर और उनके अंदर सबके अंदर जो फैक्टर कॉमन है उसमें कंपैरिजन नहीं होता है। अगर मैं बोला तुम्हारे दो दोस्त हैं और दोनों में कौन अमीर है, वो कौन विच मोर रिच जानने के लिए मैं अगर हम कंपेयर करने लगे और दोनों का वॉलेट निकाल, दोनों के वॉलेट में 20-20 रुपया मिला तो दोनों गरीब है, तो कंपैरिजन क्या करना है? समझ में आ रहा है? यस? अरे समझ में आ रहा है सबको कैसे किया मैं? यस सर। यस सर। दोनों के अंदर कौन अमीर है अगर हमें पूछा जाए, लेट हम कंपेयर करने के लिए हम दोनों का वॉलेट निकालें। चलो भाई दिखाओ तुम्हारे वॉलेट में कितना पैसा है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अमीर हो सकता है। तो देखने में मिला इसके पास 20 ही रुपया है, उसके पास 20 ही रुपया, तो गरीब लोग दोनों हैं, तो कंपैरिजन करने का ही जरूरत नहीं है। वो पैसा मनी जो अपने पास है उसमें देख नहीं सकते। फिर हम देखें एक के पास एक 200 रुपया की घड़ी है, एक के पास 2000 रुपया की घड़ी, तो हम उस बेसिस पे कर सकते हैं जहां पे दोनों के पास जो घड़ी की जो कीमत है वो अलग अलग, तो जिस पॉइंट पे उनका सिमिलैरिटी है उसको तुम्हें एक्सक्लूड करना होगा, नहीं तो कंपेयर कभी नहीं कर सकते। सब लोग ध्यान से देखो, यहां पे सबके पास जो अनायन है बेटा वो सेम है। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। सबके Yes, पास sir. अनायन सेम है। मैंने अभी बोला ना, ये बहुत काम का चीज है जो मैंने बताया, वो हमेशा याद रखोगे, चाहे इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में हो। कभी भी किसी का स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर पूछा, कंपैरिजन जब पूछा, तो जो फैक्टर उनके अंदर कॉमन है उस फैक्टर को तुम एक्सक्लूड कर लोगे, है ना। तो इसका मतलब anion is same in case of all, so we have to think about the cation. So what does the definition say? Tell me. Small is the size of cation, large is the size of anion, more is the covalent character. तो large is the size of anion, हम तो anion को एक्सक्लूड कर दिए, तो अभी वो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? Small is the size of cation, more is the covalent character. वो पूरा डेफिनेशन जो मैंने बोला था, कटायन छोटा हो आनायन बड़ा हो तब जाके कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है। जब आनायन सब में सेम है उस डेफिनेशन में उस पार्ट को डिलीट कर लो। तो स्मॉल इज द साइज ऑफ कटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। सबको समझ में आ रहा है चीज? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। तो अगर कटायन ही, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इस क्वेश्चन में डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। जितना छोटा कटायन होगा बेटा उतना कोवेलेंट होगा। तो यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से देखो, अगर साइज का बात करें तो लिथियम प्लस से बड़ा है सोडियम प्लस, सोडियम प्लस से बड़ा है पोटेशियम प्लस, पोटेशियम प्लस से बड़ा है सीजियम प्लस। ये चीज हम देख चुके हैं कौन चैप्टर में? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। तो कटायन का साइज डाउन द ग्रुप मैंने बोला था, जब सबका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम हो, मतलब कटायन में, तो फिर जैसे ग्रुप में पीरियड में जैसे वो मतलब साइज का ट्रेंड हो रहा था वैसे ही होगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ये सारे मोनोवैलेंट कटायंस हैं तो उनके अंदर भी वही होगा। डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज। तो साइज ऐसे हुआ, लेकिन हमें साइज बड़ा नहीं चाहिए, हमें साइज छोटा होने से ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा साइज यही है ना, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट तो यही होगा ना, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट ही होगा। ये तो पूरा सीरियली दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर तो नहीं किया है वो। So A, B, C and D is the answer. सबको पूरा क्लियर? Yes all of you?
यस Yes, sir. Okay, so Yes, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एंट्रेंस में आता है ना, पूरा डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझो, तब फायदा होगा तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट मैंने लिखा again same type question, find out the decreasing order of covalent character of the following. Option A NaF, option B NaI, option C NaCl, option D NaBr। बताओ। Sir, B more than D more than C more than A. BDCA, decreasing order। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any other answer बेटा? सत्यम रेस्पॉन्ड। सत्यम। sir BDCA। BDCA, सत्य रेस्पॉन्ड। सत्य। सर 1 अंजलि बेटा रेस्पॉन्ड। अंजलि। डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ऑर्डर। वंशिका, व्हाट इज योर आंसर? ऑडियो नहीं आ रहा है। मिनाली। सर BDCA। BDCA। देखो, in this case the cations are same, Na plus F minus, Na plus I minus, Na plus Cl minus, Na plus Br minus. In these cases the cations are same, so anions will decide। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर it will be directly proportional to size of anion। ये काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि कैटायन तो सेम हो गया, दोनों को मिला दूं तो फाइनेंस रूल हो गया, साइज ऑफ कैटायन छोटा हो, साइज ऑफ आनायन बड़ा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और यहाँ पे जो कैटायन का आनायन का जो साइज है वो F माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस। तो ये सब देखते हुए तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ? NaI, तो आंसर हो गया B। उसके बाद NaBr D, उसके बाद और हो गया C, उसके बाद हो गया A, BDCA। किनका आंसर आया ये? Yes, all of you। सर सत्य। सौरदीप। Sir, Arnav. अर्नब आया। और सो नेक्स्ट वन सर सत्य। सत्य का। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो।
सेम क्वेश्चन, ऑप्शन में मैंने लिखा NaCl, MgCl2, AlCl3. सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग. बताओ क्या होगा. Sir, C more than B more than A. इसका चार्ज +1, इसका चार्ज +2, इसका चार्ज +3. सो चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा. ये थर्ड पॉइंट फोर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा गया. पहला था पोलराइजेशन, सेकंड था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, थर्ड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन, फोर्थ था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ज ज्यादा है, इसलिए C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A. अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes, all of Yes, you. sir. Next question. बना Sir, B greater than A greater than C. Sir, B greater than C greater than A. Then C greater than A. B greater than C Sir, greater B than A. greater than C greater than A. Okay. Vansika has written BCA. देखो देखो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 +1. तो हम पहले तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ये हुआ K प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ये आउटर मोस्ट सेल. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताओ मुझे. ये थर्ड ऑर्बिट 2 और 6 8 हो गया. मतलब दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. यस ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? यस. Yes, sir. और इसको देखोगे, इसको अगर देखोगे तो भी तुम्हें पता चलेगा ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2 3s2. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आउटर मोस्ट में 8 तो ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. जब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कैल्शियम 2+ का, तो इट हैज आल्सो द सेम थिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6. Again the outermost cell has same number of electron. Total number of electron as valence electron is 8. So it has also completed octet and it has the inert gas configuration. Coming to this copper plus, कौन मुझे बताएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है कॉपर का? जल्दी. बताओ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ चुके हैं. कॉपर का क्या है जनरल में? कॉपर प्लस छोड़ दो, कॉपर का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? एनी वन ऑफ यू व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर? Sir, 1s2. The argon 4s1 3d10. ओके. इन जनरल अगर पूरा स्टार्टिंग से बोले तो स्टार्टिंग में बोल. स्टार्टिंग से. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. So 3d. So इसमें से half filled cells are more
तो ये एक्सेप्शन था 3d10, उसके बाद 4s1 होगा। 4s1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 3d10, यही होगा कपर प्लस का। अरे कपर प्लस का यही होगा, क्योंकि 4s1 का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, बिकॉज +1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव। तो ये जो, और ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर कहां से जाएगा, ऑब्वियसली फोर्थ ऑर्बिट जाएगा। 4s1 मतलब फोर्थ ऑर्बिट, 3d मतलब थर्ड ऑर्बिट। तो कौन मुझे बताएगा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। 18। तो वैलेंस सेल में है 18 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना उसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होना उसको बोलते हैं बेटा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं इस पॉइंट को लिखवाया था तो मैंने बोला था दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर अमंग ऑल द फैक्टर्स विच आर डिटरमिनिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है बेटा, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? पहले दो में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और लास्ट में क्यूप्रस क्लोराइड में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। डोमिनेटिंग फैक्टर सूडो इनर्ट। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? यस ऑल ऑफ यू, बोलो। CuCl। वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट, तो सबसे ज्यादा सी। उसके बाद अभी इन दोनों में जब कंपेयर करोगे, इन दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में इनर्ट है, तो जो पॉइंट तुम समझ रहे हो वही पॉइंट होगा। 2+ ज्यादा चार्ज, +1 कम चार्ज, तो बी ग्रेटर देन ए। क्लियर सबको? यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई का आ चुका है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। मॉलिक्यूल, और बहुत बच्चे इसको CaCl2 को करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे Ca का 2+ चार्ज है ना। लेकिन यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट्स ओवर ऑल द फैक्टर्स, है ना। और सूडो इनर्ट गैस क्या है? इनर्ट गैस होने से आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने से आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन सूडो इनर्ट के लिए 18 इलेक्ट्रॉन है। एक्सपेरिमेंटली लिखा गया जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है वो ज्यादा कोवेलेंट है, इसलिए इसको डोमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस चलो सर। इसको यस स्क्रीनशॉट ले लो सर। इसका। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो तो जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर हुआ वैसे आयनिक कैरेक्टर भी है। तुम कोवेलेंट कैरेक्टर को याद रख लो, आयनिक कैरेक्टर उसका उल्टा कर लो। जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन को हम यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर के लिए, आयनिक कैरेक्टर के लिए बदल देंगे, है ना। क्या था आयनिक कैरेक्टर का? उसका जो डेफिनेशन था याद करो, क्या था? स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्ज इज द साइज ऑफ आयन, मोर इज द कोवेलेंट। इसके यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे लिखेंगे लार्ज इज द साइज ऑफ कैटायन, large is the size of cation and small is the size of anion. Small is the size of anion, more is the ionic character. ये इसका exactly उल्टा है, ये पॉइंट भी तुम बोल सकते हो, और else you can say ionic character is inversely hostile to covalent character. दोनों याद रखने के लिए ट्राई भी नहीं करना बेटा, दोनों ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम हो। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको समझते हैं कंसेप्ट। अगर ये कटायन है, अगर ये कटायन है, अगर ये अनायन है, तो
कटायन का साइज बड़ा क्यों होना चाहिए, अनायन का साइज छोटा क्यों होना चाहिए? यहाँ पे लिखा है ना, लार्ज इज द साइज ऑफ कटायन, स्मॉल इज द साइज ऑफ अनायन, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। क्योंकि कटायन तब बनता है ना बेटा, जैसे मैंने बोला Na और यहाँ पे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पे ये Cl है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये बनता है Cl माइनस, और इससे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकलता है वो एनर्जी हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें इसमें एनर्जी देना होता है। एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर वी आर गेटिंग मोर एनर्जी। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो रूल ये कहता है अगर हम एंडोथर्मिक है, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, जितना वो कम होगा प्रोसेस कंपैरेटिवली उतना स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएगा। अगर ये एक्सोथर्मिक है बेटा तो एनर्जी अगर रिलीज होने वाला है तो फिर इसमें जितना ज्यादा होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा हो, इसका मैग्नीट्यूड जितना कम हो, उतना ज्यादा ये जल्दी बने। जितना जल्दी कटायन आयन बनते हैं उतना जल्दी उनके अंदर रिएक्शन होकर आयनिक कैरेक्टर होता है। तो कटायन अगर साइज बड़ा हुआ, अगर मेटल एटम का साइज बड़ा है तो तुम्हें पता है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर। जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, उतना ही जल्दी कटायन बनने वाला है, उतना ही जल्दी आयन बने। तो साइज बड़ा हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी एंड साइज आर इनवर्स प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड साइज आर आल्सो इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे साइज बड़ा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, हमें तो चाहिए था कम। आयनाइजेशन एनर्जी को कम करना है ताकि जल्दी आयन बन जाए, ताकि जल्दी आयन बन जाए बेटा, तो इसके लिए साइज बड़ा होना होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए ताकि जल्दी ये बन जाए। तो इसलिए बोला जाता है कटायन साइज बड़ा, अनायन साइज छोटा, तो ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, फाइंड आउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं ऑप्शन में दिया MgCl2, BaCl2, CaCl2, SrCl2, decreasing order of decreasing order of ionic Sir, character. BaCl2 more than SrCl2 more than CaCl2 more than MgCl2. Okay, any other answer? Yes, sir. More than Ca, more than Mg. ओके, हो गया? अरे बताओ जल्दी, एनी अदर आंसर? अनायन यहाँ पे सेम है, अनायन यहाँ पे सेम है, जो भी होगा कटायन के साथ ही होगा। Mg2 प्लस, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, क्योंकि अनायन यहाँ पे सब में सेम है। सो यहाँ पे कटायन का साइज के लिए लार्ज इज द साइज ऑफ कटायन, सो आयनिक कैरेक्टर IC लिखा मैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। तो इससे बन जाएगा हमारा बेटा कटायन साइज का जो है ऑर्डर वो Ba2+ है ग्रेटर देन Sr2+ है ग्रेटर देन Ca2+ है ग्रेटर देन Mg2+। तो आयनिक कैरेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो Ba2+ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो B सबसे पहले, देन D, देन C, देन A। क्या सबको क्लियर हुआ? ये ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट देखो, केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है बेटा जिससे तुम्हें नीट एंट्रेंस अगर बोल मिनिमम 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 12 से 16 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या बोला था मैं? कुछ छूट गया था। अच्छा, बैक बॉन्डिंग। देखो यस एक क्वेश्चन देता हूं, सोचो। इन बिटवीन BH3 and BF3 which exists so option A both exist, option B BH3 exists but BF3 doesn't, option C BF3 exists but BH3 doesn't, option D none of them exist. So बताओ। बी। Sir, option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। यस ऐसे क्यों लग रहा है तुझे? ऐसे क्यों लग रहा है? सर, फ्लोरीन एटम का साइज ज्यादा है तो एक साथ इतने एटम बोरॉन पे Sir, size ज्यादा. BCl3 बेटा, BCl3 एग्जिस्ट करता है बोल के हम उसका हाइब्रिडाइजेशन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं। BCl2, BCl3 ये सब हम पढ़ चुके हैं। जब Cl को अकोमोडेशन दे सकता है तो फिर बिल्कुल वो दे सकता है BF3 को तो कर ही सकता है। जल्दी सोचो क्या होगा। एनी अदर आंसर?
एनी अदर आंसर? ट्राई करो, गलत हुआ तो मैं बताऊंगा ही। सौरदेव? Yes, sir. चलो हिंट दे रहा हूं, सोचो ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल देखो, ऑक्टेट रूल, थिंक फॉर ऑक्टेट रूल। तब सर दोनों करना चाहिए। चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे BH3 बनाया बेटा, BHHH, यहाँ पे मैंने बनाया BFFF। क्लियर हुआ? अरे हुआ क्लियर? तो सेंट्रल एटम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कौन बताएगा? सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुए, जल्दी बताओ। हाँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? सर 8 कंप्लीटेड टोटल। कितने हुए? टोटल 8। मुझे बता, बोरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? बोरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर टोटल 8, वैलेंस 6। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन बोरन एटम हैज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर 1 सर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 5 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया, हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर क्या होगा? 3 था, 3 मिला, कितना हो गया सर? 6। यहां पे बताओ, यहां पे भी तो वही हुआ। सो बोथ आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोथ आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना? तो ऐसे तो देखा जाए तो दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, सी। क्या आंसर हुआ? यस, सी। क्या है, पढ़ के सुनाओ, क्या स्टेटमेंट है? F3 exists but BH3 doesn't. BF3 exists but BH3 doesn't। और जो तुम सोचे उसका उल्टा हुआ, ऐसा क्यों? देखो, इसके पास जब 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ध्यान से देख लेते है ना? तो यहां पे मैंने लिखा बोरन, बोरन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2 एंड 2p1। सो क्योंकि यहाँ पे दोनों के केस में वो 3 बॉन्ड बनाया, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जितना बॉन्ड उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही है, तो इसीलिए ये अनपेयरिंग हो गया। तो बोरन हो गया एक्साइटेड, सो इट इज 1s2, 2s1, 2p2। अरे समझ में आ रहा है सबको? यस ऑल ऑफ यू? अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। तो उसके बाद वो क्या किया यहाँ पे, उसके बाद क्या किया, या तो ऐसे करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, या तो ऐसे करके हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 और 2 और 2 करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर हम BF3 का देखें, ध्यान से देख लो सब लोग, BF3 के केस में भी यही हुआ। तो B स्टार 5, 1s2, 2s1 एंड 2p2। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1, 1 और 1। इस केस में क्या हुआ, ये फ्लोरीन आके बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन आके बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन आके बॉन्ड बनाया। क्लियर हुआ सबको? तो इस केस में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन था, इस केस में 6 ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत था? ये भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो इस यहाँ पे बोरन को और यहाँ पे बोरन को, और कितना इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, कितना इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, ध्यान से सुनो, ध्यान से बताओ, सोच के बताओ। दोनों के केस में बोरन को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट? यस, सर दो 2 चाहिए। सर तो 2 इसको यहाँ पे मिलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन सोचो यहाँ पे मैंने बोला था ना लोन पेयर का फॉर्मूला, मैं एक फॉर्मूला नहीं बताया था तुम्हें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड होल डिवाइडेड बाय। तो फ्लोरीन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 7, बॉन्ड बनाया 1, 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2। कितने लोन पेयर है फ्लोरीन के पास? यस, 3 लोन पेयर है। सेम फॉर्मूला में पुट करके बताओ हाइड्रोजन के पास कितना लोन पेयर है? सर 0 जीरो। तो एक ही इलेक्ट्रॉन में तो लोन पेयर कहां से आएगा? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये जो क्या होगा, ये जो एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इसका हाफ फील्ड उसका हाफ फील्ड के साथ, ये जो लोन पेयर है बेटा, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया और इस बॉन्ड को बोला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड हुआ बेटा लोन पेयर डोनेट करके, इसको बोला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या इस टाइप का कोई बॉन्डिंग हाइड्रोजन बना सकता है? बताओ मुझे, क्या इस टाइप का कोई बॉन्डिंग No. हाइड्रोजन बना सकता है? इसको बनाने के लिए ये No, साइड sir. एटम का, ये साइड एटम का लोन पेयर होना जरूरी है। तो लोन पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तीनों के पास कोई भी एक फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाया, है ना। अभी जब बॉन्ड बना दिया बेटा, अभी इसके साथ 3 बॉन्ड था, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया? 4 बॉन्ड, तो और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, सो दैट 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सो दैट ऑक्टेट हो गया। क्या मैं देखो, अभी यहाँ पे 6 नहीं बोल सकते हो, 6 + 2 तो ऑक्टेट हो गया। अभी ये जो चीज हुआ इसी को ही बोलते हैं बेटा बैक बॉन्डिंग, इसी को ही बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी वो बॉन्ड बना चुका था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ, तो कोई पीछे से उसको और 2 इलेक्ट्रॉन का सप्लाई दिया, है ना। और वो कैसे दिया? क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक बॉक्स यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली, ये भी लेना चाहता था, लेकिन जो साइड एटम है हाइड्रोजन, उसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं। तो ये जो चीज हुआ बेटा, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब BF3 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ बैक, है ना। अगर इस स्टेटमेंट में लिखूं BF3 एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। यस ऑल ऑफ यू, यस। Yes. मतलब मैं एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। सोचो तुम एक कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए और वहां पे 4 साल होने के बाद बैंगलोर में तुम्हें बहुत बहुत छोटी कंपनी में नौकरी मिल गया, है ना, बहुत बहुत स्मॉल कंपनी में नौकरी मिल गया, और तुम्हारा सैलरी दो दोस्त हो तुम लोग, है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, और दोनों को अलग अलग कंपनी में नौकरी मिला विद द सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, है ना, 15,000 करके मिला बैंगलोर में। तो तुम लोग ऑब्वियसली गए वहां पे, लेकिन 15,000 में क्या होने वाला है सोचो। तो वहां पे 2 दोस्त में से एक दोस्त का 15,000 है, फैमिली से कोई बैकअप नहीं, लेकिन दूसरे दोस्त का क्या है, 15,000 मिला और अपने जो पेरेंट्स हैं वो महीने का 20,000 सेंड कर रहे हैं, बेटा चिंता मत कर, कम पैसा मिला तो हम सेंड कर रहे हैं, उसमें मैनेज हो जाएगा। तो कौन वहां पे जिंदा रह पाएगा, कौन यहाँ पे वहां पे एग्जिस्ट कर पाएगा, कौन नौकरी छोड़ के वापस आ जाएगा, बताओ। यस, यस ऑल ऑफ यू। वापस आ जाएगा, सेकंड वाला रुकेगा। सेकंड वाला रुकेगा क्योंकि उसको बैक साइड से फैमिली से सपोर्ट है। 15,000 में काम नहीं बनने वाला है वहां पे, है ना, बैंगलोर जैसे शहर में 15,000 में काम नहीं बनने वाला है। तो पहले दोस्त को सपोर्ट नहीं था, सेकंड दोस्त को सपोर्ट था अपने पेरेंट्स का, वो उसको दे दिए पैसा, तो फिर वो अपना सैलरी और पापा का पैसा मिला के मैनेज। तो सोचो ये दोनों बैंगलोर में गए थे, दोनों दोस्त, इसको 15,000 मिला, 15,000 को 6 इलेक्ट्रॉन सोचो, और इसको भी वही हुआ, लेकिन अपने पापा से उसको बैक बॉन्डिंग दी और इलेक्ट्रॉन मतलब सोचो मनी, है ना, तो यहाँ पे दिए, तो स्टेबल ये हो गया। ये कैसे स्टेबल करेगा, कर पाएगा क्या, बताओ मुझे, कोई चांस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने No, का? sir. नहीं है, तो फिर नहीं कुछ क्लियर हुआ चीज, पूरा क्लियर। यस ऑल ऑफ यू।
Yes, sir. बैक बॉन्डिंग समझ में आया? बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है को बैक बॉन्डिंग कोई पूछेगा नहीं, डिफाइन बैक बॉन्डिंग, अगर पूछ लिया तो भी बोलोगे द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड with the central atom, formation of a coordinate bond with the central atom by the existing atom of the molecule when the central atom has incomplete octet is known as back bonding. जो हुआ मैंने इसको ट्रांसलेट करके बोला, तुम भी वैसे ही करो. The formation of a coordinate bond by the side atom with the central atom to complete its octet is known as back bonding within the same molecule. Within the same molecule मैं बताऊंगा अभी बैक बॉन्डिंग और एक चीज को हम बैक बॉन्डिंग कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे. हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने से इसको बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, लेकिन अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर हुआ उसको हम बैक बॉन्डिंग बोलेंगे. मतलब जो साइड एटम था उसके पास लोन पेयर है, इसलिए वो डोनेट किया लोन पेयर, तब बॉन्ड बन गया, तो इसको ही बैक बॉन्डिंग बोला जाता है. सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर मैं दो सिचुएशन में बताऊंगा जहां पे हम ये क्लियर करेंगे कि हमेशा जो बैक बॉन्डिंग होता है बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं बनता. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो बनेगा, लेकिन हमेशा जहां जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां पे उसको बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये ऑल ऑफ यू. सर हाँ बोल. सर BF3 का ज्योमेट्री में चेंज कुछ नहीं हो? BF3 का ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा बिल्कुल बेटा. BF3 बिल्कुल ज्योमेट्री चेंज होगा, है ना. देखेंगे उसको, वो भी हम देख लेंगे. इरेज करो अभी. यस Yes, sir. ओके. देखो BF3 का ज्योमेट्री देख लो सब लोग. BF3 का ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड जो है बेटा, एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है कि नहीं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्ड बनाया, हाफ ऑफ VMCA पुट करोगे, हाफ ऑफ VMCA. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 3 मोनोवैलेंट है, कैटायन आयन नहीं है. 3 and 3 6 आधा 3, तो फिर हो गया sp2 हाइब्रिडाइज. तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल प्लानर. प्लान. और अगर ये चेंज हो भी गया, अगर ये बन भी गया, तो देख लो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. अगर बन भी गया बेटा तो क्या हो रहा है देखो, एक F और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा. तो एक्चुअल में जो होगा वो भी ट्राइगोनल प्लानर ही हुआ. लेकिन कहां पे ज्योमेट्री चेंज होता है देखो. जैसे मैंने बोला अमोनिया प्लस BF3, तो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन it has sp3 hybridization, it has sp2 hybridization, it has geometry trigonal pyramidal, and it has the geometry trigonal planar. जब इन दोनों के अंदर बॉन्ड बना, ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर इसके पास है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. शायद मैं इसको बोल भी चुका हूं. जब हम इस एरो को रिप्लेस करेंगे बाय ए कोवैलेंट बॉन्ड, सो द एरो विल बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल लाइन. डोनर विल बी हैविंग प्लस चार्ज, एक्सेप्टर विल बी हैविंग माइनस चार्ज. ये शायद मैं बता चुका हूं. तो अगर यहाँ पे इस चीज को हम देखें तो ध्यान से देखो सब लोग, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन जिसके साथ ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन थे, और इसके साथ अभी आ गया बी, और बी के साथ 3 फ्लोरीन तो थे ही पहले. अभी इन दोनों के बीच में और एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया. इस लॉजिक को देखो, एक्स और वाई के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने एरो को रिप्लेस किया लाइन, डोनर प्लस एक्सेप्टर माइनस. यहाँ पे एन और बी के बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने हटा दिया बाय लाइन, तो डोनर विल बी हैविंग प्लस चार्ज, एक्सेप्टर विल बी हैविंग
माइनस चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। इस केस में भी अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड है। इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड। देखो बिफोर रिएक्शन ये sp3 था, ये sp2 था। आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, बता मुझे, आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया? sp3 दोनों sp3 हो गया। अभी यहाँ पे एक लोन पेयर था, मतलब जो टाइप है बेटा AB3E टाइप था, याद करो टेबल जो बताया था मैं। लेकिन अभी जो टाइप हो गया n का बेटा, वो हो गया टाइप AB4, है ना। तो ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, कौन बताएगा? AB4 हो गया टाइप। तो इसका sp3 है, ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। मतलब नाइट्रोजन का बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट चेंज। See, here is sp3, here is also sp3, but the geometry will be changed because it's a type of AB3। एक लोन पेयर था, अभी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ पे मिडिल में आ चुका है, डोनेट हो चुका है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट चेंज but the geometry is changed, trigonal pyramidal tetrahedral। यहाँ पे दोनों बदल गया। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 हो चुका है, और sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लानर, sp3 के लिए ये भी होगा टेट्राहेड्रल। अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, all of you? Yes, yes sir. sir Yes. सर तो ये जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट को हम बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट द बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बॉन्ड बनाया लेकिन सेम मॉलिक्यूल का एटम नहीं बनाया, इस चीज को हम बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, बट दिस इज नॉट नोन एज बैक बॉन्डिंग, दिस इज नॉट बैक बॉन्डिंग। तो यहां पे जो रिलेशन हुआ, ये एसिड बेस के अंदर रिएक्शन हुआ, बेस एसिड, एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, ये बैक बॉन्डिंग हुआ। तो बैक बॉन्डिंग मतलब क्या है, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर और कोई एटम जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ, तो उसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल का नहीं है, बाहर का कोई मॉलिक्यूल दिया, तो इसको हम बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, रादर विल से एसिड बेस रिएक्शन। सबको समझ में आया? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir तो ये तुम्हारे जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, NH3 और BF3 के अंदर का बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन क्या चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन का मल्टी ऑप्शन करेक्ट में, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग और हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आफ्टर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ बोला तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ नाइट्रोजन का, लेकिन ज्योमेट्री बदल गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बदला और ज्योमेट्री भी बदला। क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? नाइट्रोजन अमोनिया एंड BF3 Yes, में sir. reaction हुआ, तो बिफोर एंड आफ्टर इन केस ऑफ नाइट्रोजन द हाइब्रिडाइजेशन इज रिमेन सेम बट द ज्योमेट्री डिफर्स। लेकिन जब BF3 में बोरन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 से sp3 हो गया, और बाकी ज्योमेट्री भी, तो अल्टीमेटली ज्योमेट्री तो बदल ही जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? yes sir तो बैक बॉन्डिंग से उसका ज्योमेट्री बदला नहीं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी 3 बॉन्ड था और यहाँ पे भी 3 ही बॉन्ड है, क्योंकि और एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब, ज्योमेट्री हमेशा सिग्मा बॉन्ड से है ना। तो यहाँ पे बदल नहीं रहा है, लेकिन ये जो पार्ट हुआ इससे बदल जा रहा है। सबको क्लियर हो रहा है पूरा? यस ऑल ऑफ यू? yes sir Yes, sir. चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? अरे सही है, ले लिए तो। तो देखो, तो यहाँ पे BF3 एग्जिस्ट किया बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, BH3 एग्जिस्ट नहीं किया। तो क्वेश्चन आता है, क्या बोरॉन और हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है? आंसर इज यस, एग्जिस्ट करता है।
लेकिन BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो क्या उसका एग्जिस्ट करेगा? बोरन और हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है? BH3 तो एग्जिस्ट किया, BCl3 भी एग्जिस्ट करेगा, ये सब एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एग्जिस्ट कौन नहीं किया और कौन किया? ध्यान से देखो इसको। BH3 जब अनस्टेबल हुआ वो क्या हुआ? दो BH3 मिलके BH3 होल 2 हो गया और B2H6 हो गया, है ना। अरे आ रहा है समझ सको? यस यस ये Yes, sir. एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। यहां पे दो मॉलिक्यूल जुड़ गया, है ना, दो के लिए डाई और मॉलिक्यूल के लिए मर, तो इस चीज को हम बोलेंगे डाइमर ऑफ दिस, और जिसका दूसरा नाम यहां पे है डाइबोरेन। इस मॉलिक्यूल का नाम है डाइबोरेन, है ना, और ये क्या है? डाइमर ऑफ BH3। BH3 एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन डाइमर ऑफ BH3 और डाइबोरेन एग्जिस्ट किया। सबको क्लियर हुआ? यस Yes, sir. यस सर। ये करेक्ट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में आता है। BH3 डजंट एग्जिस्ट बट इट्स डाइमर एग्जिस्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। BH3 doesn't exist but its dimer exists। डाइमर का मतलब होता है डाई मीन्स टू, मर मीन्स मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, BH3 दो BH3 जुड़ जाएंगे, डाइमर इसको बोलते हैं। तो BH3 होने से दो बोरन हुआ और 6 हाइड्रोजन हुआ, B2H6 हो गया। क्लियर हुआ सबको? इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे B2H6 कैसे एग्जिस्ट करेगा? अगर BH3 एग्जिस्ट नहीं किया तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग है इसका, ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। सो दो बोरन लिखेंगे हम, यहाँ पे एक बोरन, यहाँ पे एक बोरन, इसके साथ दो बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, इसके साथ यहाँ पे दो बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड। हो गया? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. चलो इसको और थोड़ा गैप करके बनाते हैं, थोड़ा सा गैप कर लेंगे इसको। B2H6 में दो बोरन है बेटा, दो बोरन, यहाँ पे एक बोरन, यहाँ पे एक बोरन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, है ना। देखो B2H6 हुआ कि नहीं? दो बोरन 6 हाइड्रोजन। यस, हो गया। अभी क्या होगा? ये जो डॉट क्रॉस होगा ये इसके अंदर क्या होगा? ऑसिलेट करेगा। ये जो डॉट क्रॉस होगा बॉन्ड पेयर, वो ये भी इसके अंदर ऑसिलेट करेगा। सोचो, जब यहाँ पे डॉट क्रॉस है 6 था, ये डॉट क्रॉस ऑसिलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसका कितना हो गया? इसके पास 6 था, और जब ये डॉट क्रॉस भी वापस आ जाए, ये डॉट क्रॉस भी वापस अगर आ जाए इसके पास, तो अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? टोटल 6 था, अभी यहाँ पे टोटल 6 था, और ये जो है ये बॉन्ड इसके पास आ गया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अभी 2 2 4 2 6 था और 2 वापस आ गया, तो कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं हुआ? 8 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ?
फिर यहाँ पे अपना 6 इलेक्ट्रॉन था, फिर ये दोनों यहाँ पे आ गया तो 8 हो गया। जैसे तुम लोग देखे नहीं हो, तुम्हारे पास तुम दो कलर का पेन लेके चलते हो। सिचुएशन 1, दो दोस्त बैठे हो अगल बगल में, दोनों के पास इंडिविजुअली एक ब्लू पेन है और एक रेड पेन, दोनों के पास इंडिविजुअली, इसके पास ही ब्लू रेड, उसके पास ही ब्लू रेड। तो रेड में तुम हेडिंग लिख रहे हो और अंदर जो कंटेंट है वो ब्लू मतलब ब्लू में लिख रहे हो दोनों। अगर सिचुएशन नंबर 2 पे दोनों के पास एक एक ब्लू पेन है और रेड पेन जो है एक है, तो क्या कर रहे हो तुम, क्या कैसे करते हो? मतलब रेड यहाँ पे आता है फिर वहां पे जाता है, तुम लिख लेते हो फिर वो लिख लेता है, फिर तुम लिख लेते हो ये लिख लेता है। तो इसका मतलब वो जो रेड पेन है ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी उसी कंसेप्ट में होता है। अपने पास 6 था और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑसिलेट करके आ गया टेम्पररीली, इसलिए हाईली स्टेबल नहीं हो सकता ये वीक मॉलिक्यूल है। अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे ये 2 ऑसिलेट होके आ गया, तो टेम्पररीली इट हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फिर ऑसिलेट हो रहा है, मतलब आया तो फिर चला जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑसिलेट होके चला गया, तो टेम्पररीली इट हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। तो टेम्पररीली ऑक्टेट ले सकता है, टेम्पररीली ऑक्टेट ले सकता है। बाय दिस मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। क्लियर हुआ या कुछ डाउट? डाउट है तो पूछो, काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एंट्रेंस के लिए। कुछ डाउट है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। तो जनरली हम जो है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने एटम्स के बीच में है बताओ मुझे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने एटम्स के बीच में? 2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में भी है, ऑसिलेट होके इन दोनों के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कितने एटम्स के बीच में स्प्रेड हो रहा है? यस 3। तो इसलिए ये बॉन्ड को हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। तो B2H6 में 2 टाइप का बॉन्ड होता है, एक है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या होता है वो और एक बार देखिए। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ बोला, नंबर ऑफ कितने नंबर के हैं, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों एटम के बीच में ही है, तो एक एक एटम को एक सेंटर बोला जाता है। तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर हो रहा है सबको 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? यस ऑल ऑफ यू? यस, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में है, इसलिए 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं बताओ मुझे? ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है ना, 4 हो गया। क्लियर हुआ कैसे किया मैं? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। और बाकी जो बीच में है बेटा, ध्यान से देखो, यही 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी यहां पर रहेगा, कभी ऑसिलेट होकर यहां पे आ जाएगा। मतलब ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने एटम्स के बीच में स्प्रेड हो रहा है? बोरन, हाइड्रोजन, बोरन। तो 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। यस तो सर। यहाँ पे भी होगा, ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना एग्जिस्ट करेगा B2H6? जल्दी बताओ। 2। ये जो कॉन्सेप्ट बोला बेटा मैं, ये तुम्हारे जेईई एडवांस में आ चुका है। इतना ही इजी क्वेश्चन, समझ गए तो याद रहेगा। 2 सॉलिड बॉन्ड है, जहां पे ये फिक्स्ड, जहां पे ये लोन बॉन्ड पेयर फिक्स्ड, जो बीच में इस तरफ जो अंदर के तरफ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है ऑसिलेट। तुम बोलोगे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 आएगा तब जाके ऑक्टेट होगा, टेम्पररी ऑक्टेट। सिमिलरली ये जो ऑसिलेट होके आया था यहाँ पे, फिर वापस चला गया, जब वो चला गया तब ये भी उसके पास चला गया। तो अल्टीमेटली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम और इस एटम के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड पेयर है, ये भी 3 एटम के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये एक 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी एक 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 2 हो गया, और ये तो दोनों के बीच में ही है, ये भी दोनों के बीच में, तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये हुआ 1 2 3 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये हुआ 1 और 2
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सबको क्लियर हुआ एक्सेस? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, तो इसीलिए Yes, sir. B2H6 तो डाइबोरेन है, इसको अदरवाइज बोलते हैं 3E बॉन्ड। 3C मतलब C स्टैंड्स फॉर सेंटर्ड, 3 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा, इसका और एक चीज है, इसको और क्या बोलते हैं देखो, ये कैसे दिख रहा है बताओ मुझे, ये कैसे दिख रहा है? सर बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसलिए इसको अदरवाइज भी बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। तो B2H6 में कितना बनाना बॉन्ड है? 2. हाँ, जैसे ऊपर एक है, दो नीचे भी तो है। अच्छा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है, इसी को ही बोलते हैं और बनाना बॉन्ड, इसी को ही बनाना बॉन्ड बोलते हैं। सो हाउ मेनी बनाना बॉन्ड्स आर देयर इन B2H6? क्वेश्चन है तो बोल, बनाना बॉन्ड जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है, सोचो इतना ही चीज है जेईई एडवांस, क्योंकि बच्चे इसको समझते नहीं है फिर दिक्कत हो। और ये हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहे हैं। तुम अपने पास में जैसे मतलब ऑसिलेट करते रहते हो पेन्स को, जैसे कभी कभी तुम पेन मतलब कलर्ड पेन लेना भूल गए, जनरली गर्ल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिखते हैं, कभी कभी बॉयज भी लिखते हैं, तो कलर का हेडिंग होता है, अगर नहीं हुआ तो अगल बगल में बैठे होंगे, चलो मुझे दे दे पेन, मैं लिख लूं, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया तो वो गया, तो मतलब वो पेन जो है ऑसिलेट हो रहा है, दोनों का काम तो बन रहा है ना। सोचो अगर दोनों इंडिविजुअली रेड और ब्लू पेन लाते तो दे विल बी फीलिंग मोर स्टेबल, किसी को किसी का जरूरत नहीं होगा अपने आप अपने पेन से लिखने। अगर गलती से पेन नहीं है तो पेन का इंक खत्म हो गया, मतलब रिफिल का इंक खत्म हो गया, तो करेंगे क्या, वहां पे एक ही पेन को ऑसिलेट करवाएंगे, यहां से वहां, यहां से। लेकिन जो मेजर जहां पे ज्यादा लिखा आता है ब्लू, तो वो उनके पास इंडिविजुअली है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उनके पास इंडिविजुअली है, बस जहां पे दिक्कत हुआ उसी को ऑसिलेट किया गया। इंडिविजुअली उनके पास 3 था, इसको मिला के 8 हो गया, फिर ये जो आया ऑसिलेट होके ये फिर वापस आ गया, तब ये भी आ गया, उसके साथ भी आ गया, तो ये 8 हो गया। कभी ये 8 कभी ये 8, दोनों स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। टेम्पररी बॉन्ड्स हैं ये, और ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब इसको हम कोई रिएजेंट दे देंगे, कोई रिएक्टेंट दे देंगे, टूट जाएगा, क्योंकि नॉन स्टेबल बनेगा। पूरा समझ में आया सबको? यस ऑल ऑफ यू? मतलब BF3 और BH3 में, BF3 और BH3 में BF3 एग्जिस्ट करेगा, BH3 नहीं करेगा। लेकिन अगर BH3 का हम डाइमर बोल दें, मतलब BH3 तीन चीज है, BF3 एग्जिस्ट किया, BH3 एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के चलते। फिर BH3 एग्जिस्ट तो नहीं किया, लेकिन इसका जो डाइमर है वो B2H6, जिसको हम 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, सॉरी इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, सॉरी। सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, 3 सेंटर 1 2 3 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बोलता है, कौन सा बॉन्ड? बनाना बॉन्ड, है ना। तो ये ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, तो BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, B2H6 एग्जिस्ट। तो 2 क्वेश्चन इसमें बनता है, एक हुआ व्हाई BF3 एग्जिस्ट, व्हाई नॉट BH3, और एक पूछेगा व्हाई B2H6 एग्जिस्ट, व्हाई नॉट BH3। तो BF3 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, और B2H6 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, बाय विच द टेम्पररी अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट इज देयर। जब इसके केस में कोई चांस नहीं, ये अकेला है, ये तो 2 मोल लिया गया, 2 मॉलिक्यूल लिया, ये तो अकेला ही है ना, तो इसका ऑक्टेट कभी भी नहीं हो सकता है, ना तो बैक बॉन्डिंग है ना तो और कुछ है। लेकिन यहाँ पे B2H6 में एक बनाना बॉन्ड है जिसके चलते, 2 बनाना बॉन्ड है जिसके चलते उस लेवल। सबको क्लियर हुआ पूरा? ये फॉलो की? यस यस। तो ये बहुत जरूरी है बेटा, ये इसको हम ग्रुप 13 में पढ़ने वाले थे, लेकिन क्योंकि बहुत जरूरी है इसलिए मैंने पहले से पढ़ा दिया था। अल्टीमेटली वो तो केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड ही है। क्लियर हुआ सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।